सर अगर हम अपने पेरेंट्स से या किसी से भी बात करते हैं ना, या वो हमें बताते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में या रिलीजन के बारे में, तो वो बिल्कुल इससे उल्टा बोलते हैं सर। वो कहते हैं क्वेश्चन नहीं करना और फेथ करना है, वो स्टार्टिंग है स्पिरिचुअलिटी की। और यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आप क्या मानते हो? मैं तो सर क्वेश्चनिंग में ही बिलीव करता तो हूँ। आप क्वेश्चनिंग करो। बिल्कुल सर। पेरेंट्स अपने स्टैंड पॉइंट से बिल्कुल ठीक है, जो उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए। देखो, उनको क्या चाहिए, उनको एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर कि मन शांत रहे। तो विश्वास क्या करता है, फेथ क्या करता है? आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, विच इज एक्चुअली फॉल्स, बट वहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो है ही। प्लस आपको एक सेंस ऑफ कम्युनिटी देता है, आपको एक कम्युनिटी का पार्ट बना देता है। क्योंकि अगर आप वही मान रहे हो जो आसपास वाले सारे लोग मान रहे हैं, तो आप उनके दोस्त हो। जैसे उनके फेथ को, उनके बिलीफ को क्वेश्चन करते हो, आप उनके दुश्मन हो। तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, दैट मेक्स योर लाइफ कंफर्टेबल, बेटर। आसान करता है वो लाइफ को। अगर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो फेथ इज अ वेरी गुड ऑप्शन, नॉट अ बैड ऑप्शन। और वो अच्छा है, इसीलिए इतना पॉपुलर है। इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? फेथ। मुझे बताओ, इससे बड़ा मार्केट कैप किसका है? एक ऐसी इंडस्ट्री जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, बट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टैक्स फ्री। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। अलग अलग तरह के फेथ हैं, अलग अलग तरह के मत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई उसको रिलीजन बोलता है, कोई स्पिरिचुअलिटी बोलता है, उसमें भी सब डिविजन्स हैं। आगे 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 जाते चले जाओ, एंडलेस लूप है। बट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि इट इज सर्विंग अ पर्पस, एंड दैट पर्पस इज नॉट अ स्मॉल वन, इट्स अ बिग वन। एक इंसान बौखलाया हुआ है, परेशान है अपनी लाइफ से कि मेरे साथ में कुछ हो गया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। उसको कोई आदमी आकर के बोलता है चले ताबीज पहन ले, अब सब ठीक हो गया है। और वो मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसको फेथ है। अगर आपका एक साइंटिफिक माइंड है तो आप उसको क्वेश्चन करोगे, तो उस भूत से आपका पीछा नहीं छूट पाएगा, आप फंस गए। पर जिस आदमी को विश्वास है, वो मान गया कि हाँ, इस ताबीज से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व। आपको तो समझना पड़ेगा, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। हो सकता है गोलियां भी खानी पड़ जाए। मतलब आप किसके पास जाओगे? साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास। वो क्या करेंगे? वो दवाइयां देंगे, वो आपका इलाज करेंगे। उसका इलाज देखो ना कितनी आसानी से हो गया। कैसे? कहीं पर जाकर के हाथ जोड़ा, उसने कुछ दिया, उसने वो खाया, मैं ठीक। जिसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बुरा नहीं है। तो आपको देखना है कि आप किस तरफ हो। अगर आपका इससे काम चल रहा है, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है, तो बहुत बढ़िया है। मत पड़ो इन चक्रों में जिसको क्वेश्चनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें सरदर्द है। और जब मैं बोल रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में बहुत सरदर्द हुआ है। इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो भी ऐसी जगह पर, पहाड़ों में। सोचो क्या किया है मैंने। तो मुझे क्या मिला? पेन मिला, फिर भी मैं वो करता रहा करता रहा करता रहा। क्यों? उसके बाद में एंड में क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। एक इंसान मुझे मिला कुछ दिन पहले, और वो काफी बड़ा आदमी है। अगर दुनिया की डेफिनेशन में बात करी जाए, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। तो उसके साथ में बैठा, मेरा अच्छा दोस्त है। तो उसको मैं 2 घंटे तक कोशिश करता रहा समझाने की कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। ना तो उसको समझ आया, ना मैं उसको समझा पाया। वो कहते इससे होगा क्या? ये जो आप स्पिरिचुअल सेशंस कर रहे हो, इससे क्या होगा? आप दुनिया को बदलने के लिए कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। अच्छा, इससे आपको कुछ मिल रहा है? मैंने कहा नहीं। कुछ फायदा हो रहा है? नहीं। कुछ नुकसान हो रहा है? हाँ। तो कर क्यों रहे हो? अब मैं कैसे समझाऊं उसको? मैं नहीं समझा सकता। तो अगर आप ऐसे हो, यानी आपके अंदर सच को जानने का कीड़ा है, तो इस रास्ते पे चलो। इस रास्ते पे चल के क्या मिलने वाला है? सफरिंग। कब तक? जब तक आप चलते रहोगे। कब तक चलते रहोगे? हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि कोई मोटिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है। गोल होगा, गोल का मतलब क्या होता है? मोटिव का मतलब क्या होता है? मतलब एक एंड पॉइंट, एक पॉइंट है, पॉइंट इन टाइम एंड स्पेस विच इज प्री डिफाइंड। तो अगर कोई मोटिव होगा, कोई गोल होगा, यानी मोक्ष, तो वहां पे जाकर के रुक जाओगे। मुझे मोक्ष मिल गया, तो मोटिव था। अब मुझे मोक्ष मिल गया, अब पूरी दुनिया को मोक्ष दिलाना है। एक नया मोटिव खड़ा हो गया।
अच्छा, मोक्ष का मतलब क्या होता है? जहां पर मन बिल्कुल शांत रहता है। बट अगर ये भी नहीं चाहिए तो फिर तो सर डर जाएंगे सब आपसे। एग्जैक्टली exactly, तो मैं चाहता हूं कि लोग डरें। आप ध्यान से देखोगे मेरी वीडियोस का जो पैटर्न है, एक तो मैं इसको मेन चैनल पे नहीं अपलोड कर रहा, एक खुफिया सा चैनल है स्पिरिचुअलिटी का, वहां पर अपलोड हो रही है। उसमें भी पहले कुछ सेशंस मेरे ऐसे हैं जिसमें मैं इतना ज्यादा लोगों को दूर भगा रहा हूं अपने आप से कि स्क्रीनिंग हो जाए पहले 2-4 एपिसोड में। तो एक्चुअल में जो ढंग की बातें हैं अब होना शुरू हो रही है, यानी चौथे एपिसोड से, 5वें एपिसोड से। तो मैं चाहता हूं कि लोग यहां पर ना आए, मैं चाहता हूं कि लोग इस रास्ते पे ना चले। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, आई एक्चुअली वॉन्ट इट टू हैपन। आई वॉन्ट दैट स्क्रीनिंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि जिसके अंदर थोड़ा सा भी गुंजाइश है दूसरे किसी रास्ते पे चलने की, तो वो रास्ता इस रास्ते से बहुत बेटर है। इस पे क्या मिलने वाला है आपको, ये बताओ? एंडलेस वॉकिंग, एंडलेस स्ट्रगल, endless seeking. There is no seeker. There is just seeking. कहीं कोई एंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मोटिव नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई फियर नहीं है। प्लेजर थोड़ा बहुत बीच में मिल भी जाता है तो उसको हम पकड़ते नहीं है। पेन आ जाता है तो वो छूटता नहीं है। सुना मैंने क्या बोल दिया? बहुत बड़ी बात बोली है। हम प्लेजर को पकड़ते हैं और पेन नहीं छूटता है। ये सबका एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में कभी आग के पास में हाथ गया, या बचपन में मेरे साथ में हुआ था, एक बाइक का जो साइलेंसर होता है वो बहुत गर्म होता था उस जमाने में, आज मुझे नहीं पता कैसा होता है। तो वहां पे पैर लग गया था तो वो जल गया था। तो उसके बाद में उस साइलेंसर के पास पैर जाता ही नहीं था, बच बच करके मैं चलता था कि फिर से ना जल जाए। तो क्या हुआ? पेन की मेमोरी हमेशा के लिए स्टोर हो गई। प्लेजर को हमने पकड़ करके रिपीट करने की कोशिश करी, तो क्या हो रहा है? इसकी वजह से लाइफ बढ़िया चल रही है, बैलेंस हो रही है। मतलब पेन आता है, फिर प्लेजर आ जाता है, फिर पेन आता है, फिर प्लेजर आ जाता है। तो इस रास्ते पे क्या होता है? जो एक्चुअल में साइंटिस्ट होते हैं, जो एक्चुअल में सीकर्स होते हैं, उनको प्लेजर की पड़ी नहीं है, आउटकम की पड़ी नहीं है, रिवॉर्ड कोई है नहीं। और अगर कहीं कोई पेन मिल गया तो उसकी मेमोरी कैसे निकलेगी? उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो पेन इकट्ठा होता जा रहा है, पेन की मेमोरी इकट्ठी होती जा रही है, प्लेजर कोई है नहीं। तो कैसा रास्ता है? समझ रहे हो? अब थियोरेटिकली आप बोल सकते हो, जो इधर उधर से कॉन्सेप्चुअली सुना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता पेन से प्लेजर से। अरे भाई पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि मतलब ये रास्ता सबके लिए नहीं है। ये कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो दुनिया के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो बेवकूफ है। तो वो आप डिसाइड करो कि आप समझदार हो या बेवकूफ हो। समझदार हो तो वही करो जो पूरी दुनिया कर रही है, अब बेवकूफ हो तो आ जाओ ऐसी किसी जगह पर, और महाबेवकूफ हो तो बार बार आते रहो। तो जैसे आप बोल रहे हो कि जो सीकर है वो बेवकूफ़ है, मेरे को तो अभी फीलिंग आ रही है बेवकूफ़ वाली। लाइक 5 साल मान लो कुछ किया, अब रिसेंटली रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मान लो आपके हिसाब से साउंड ऑफ साइलेंस फॉलो करते हैं, कुछ साल बाद ऐसा लगे कि फिर कुछ पता है कि ये फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो ऐसे तो, लेकिन हम क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना, किसी से तो बात करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे आपसे कर रहे हैं तो कुछ आंसर्स आ रहे हैं, आंसर हो गए, बट हम मुझे नहीं पता आपका मोटिव, आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है कुछ हो। तो मतलब पूछना तो पड़ेगा ना, लेकिन धक्के तो खाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। स्क्रिप्चर्स भी अगर फॉलो करते हैं, मीन्स हम तो ट्रांसलेशन के थ्रू ही करेंगे, ऑफकोर्स हमें सारी लैंग्वेजेस नहीं आती है। तो एट दी एंड मीन्स क्वेश्चनिंग तो लेकिन करते रहेंगे, चाहे पूरी लाइफ ही करते रह जाए। बट अब जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? क्या जरूरत है? आपने खुद कहा कि आपने 5 साल तक कुछ किया, हाँ। यानी कोई और सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया जहां पर आपको अच्छा लग रहा था। अभी भी आप कर ही रहे हो उसको फॉलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। तो लाइफ ठीक ठाक चल रही है? नहीं, जो लाइफ की नॉर्मल प्रॉब्लम्स है वो तो आती जाती रहती हैं, वो तो वैसे भी रहेगी। वो तो रहेंगी। तो प्रॉब्लम को बढ़ाना है, कम करना है? कम करना ऑफ कोर्स। कम करना है तो ये जगह सही नहीं है। वो मैं समझ गई आपका पॉइंट ना, बट हम बार बार आ रहे हैं तो कुछ तो है कि सीकिंग वाली जो है तभी आ रहे हैं। ऐसे तो हम भी दिल्ली से उठ के बार बार नहीं है, ऐसे कोई भी नहीं आएगा ना, बट कुछ तो है जो नई सेटिस्फेक्शन मिल रही आई है। अंडरस्टैंड, वो सबके अंदर है, बट आपको ये भी हो सकता है कि गलत फहमी हो, तो वो गलत फहमी मैं दूर करना चाह रहा हूँ।
कि कहीं आपको ये गलतफहमी तो नहीं है कि यहाँ पर आने से आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। हाँ, वो नहीं है, वो ऑफ कोर्स, वो मैंने अभी वही क्वेश्चन किया कि दूसरी गलतफहमी आपको ये हो सकती है कि अगर यहाँ पर आप बार बार आते रहे तो हो सकता है आपकी लाइफ जैसी है वैसी चलती रहेगी। ऐसा भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर बार बार आते रहे तो इसको बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो अगर किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आप आते रहे बार बार जहां पर सत्य की बात हो रही है और सत्य के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं है, तो इस पाथ पे कांटों के सिवा और कुछ नहीं है, पेन के सिवा और कुछ नहीं है, फिर भी चलोगे क्या? और चलने की जरूरत क्या है? किस किताब में लिखा है कि हाँ आपको चलना ही पड़ेगा? तो आपके अंदर ये बीमारी है तो ये जगह आपके लिए ठीक है। वो बीमारी क्या है कि मुझे सच को जानना है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे लाइफ बेटर होगी या खराब होगी, डजंट मैटर, नॉट जस्ट थेरोटिकली बट एक्चुअली। क्योंकि अगर ये सुनते सुनते आपका भी दिमाग ऐसे ही चलने लग गया तो यू कांट इवन इमेजिन कि पिछले कुछ दिनों में मेरा जो हेडेक था वो किस लेवल का था। उसकी वजह से क्या होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। और मैं कोई गोली नहीं खाता हेडेक के लिए, आई वाज बियरिंग दैट चॉइसलेसली। मैं चाह करके भी खुद को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि कोई क्वेश्चन उठ गया था। आई हैड टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड इट्स लाइक अ रैबिट होल। एग्जैक्टली वही फीलिंग जो है ना, क्वेश्चन उठ जाता है, देन आप रोक नहीं सकते खुद को ना, क्योंकि हो सकता है आप 2-4 दिन मीन्स भूल जाओगे, बट मैंने हमेशा नोटिस किया कि वो चीज़ नहीं जाती दिमाग से ना, कुछ होगा फिर दोबारा से वो क्वेश्चन अराइज हो ही जाता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या है, आप मुझे ये बताओ कि लाइफ को कैसे बेटर करना है? नहीं, जो आपने एंड गोल की बात की थी ना कि किसी के थ्रू नहीं मिलेगा, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मे बी वो खुद से ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सब चला जाएगा। मे भी चला ही जाएगा एट द एंड चला ही जाएगा। मैं हर तरह की आप लोगों की जो गलतफहमी है उसको दूर कर रहा हूं और आप लोगों को मजाक लग रहा है, आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं शायद मजाक कर रहा हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में कह रहा हूं अभी आपको जो मिला हुआ है वो कम नहीं है, बहुत कुछ मिला हुआ है, वो सब चला जाएगा। एक जो ऐसा साइंटिस्ट होता है जो किसी और के लिए काम करता है उसको बहुत कुछ मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है जो भी इस दुनिया की नजर में मिलने लायक है। नेम, फेम, मनी, सक्सेस, प्राइजेस, ये वो सब कुछ मिला हुआ है। बट जो रियल साइंटिस्ट होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, उसका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ दांव पे लग जाता है। ध्यान से समझो इस पाथ पे चलने के बाद में क्या होने वाला है। अगर आपका बेसिक नेचर ही ऐसा बन गया, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इन्फेक्शियस, मतलब आप जैसे लोगों की कंपनी में रहते हो धीरे धीरे वैसे ही होने लग जाते हो। इसलिए आपने कभी नोट किया होगा कि जो पति पत्नी होते हैं जो अलग नहीं हुए हैं वो कुछ साल बाद एक जैसे हो जाते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक चोर है तो दूसरा चोर नहीं मतलब एक जैसे से हो जाते हैं दोनों। एक बोरिंग है तो दूसरा भी बोरिंग हो गया, एक सबसे कटा हुआ है तो वो दूसरा भी कट गया। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो क्वालिटीज हैं या जो अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं वो एक दूसरे के अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज हाउ दिस यूनिवर्स इज। इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी इंपॉर्टेंस थी। तो एक है सत्संग वो जो ज्ञान के स्तर पे है, उसमें कोई डर नहीं है, करते रहो, अच्छी अच्छी बातें सुनते रहो, मन शांत हो जाएगा, बढ़िया है जी। बट एक है रियल सत्संग जहां पे सत्य की एक एक लेयर्स को क्वेश्चन किया जाता है, उस क्वेश्चन के साथ कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक ठहरा जाता है एक एक क्वेश्चन के बाद, और फिर एक नया क्वेश्चन उठ जाता है, फिर उसके साथ ठहरा जाता है। इस टाइम इंटरवल को सफरिंग बोलते हैं। मुझे बताओ नहीं तो सफरिंग और क्या है? आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है जिस एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स के बारे में या एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ के बारे में उसको आप समझना चाहते हो अच्छे से, तो वो आपका एंड गोल हो गया, वो मोटिव हो गया। इस दुनिया में क्या होता है, हम कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई मोटिव होता है। कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसका मोटिव होता है, क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब तक उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है, इस टाइम इंटरवल को क्या कहोगे? सफरिंग। एक कपल है जिसकी शादी हो गई है और उनको बच्चा चाहिए, एक है जिनको नहीं चाहिए, बट जिनको चाहिए और बच्चा नहीं हो रहा है 10 साल तक, तो बीच के फेज को क्या कहोगे? सफरिंग। तो एक क्वेश्चन उठ गया है, और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं उठा है कि आया और गया, या फिर किसी ने भी कोई भी आंसर दे दिया उसको फीड कर लिया, हाँ ठीक है हो गया ना। यू वांट टू अंडरस्टैंड इट डीपली, उसको पूरी तरह समझना है, हर तरह से समझना है, हर एंगल से समझना है। इन अदर वर्ड्स, ये जो वर्ड है स्पिरिचुअलिटी,
स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी तक रख करके खुश नहीं हो जाना है, साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है और साइंटिफिकली समझना है स्पिरिचुअलिटी को। इन अदर वर्ड्स, वो स्पिरिचुअलिटी जो साइंटिफिकली आज की डेट में उससे कनेक्ट नहीं हो रही है, उस सबको नेगेट कर देना है, ऐसी बुक्स को, ऐसे लोगों को, ऐसी बातों को और अपने ऐसे थॉट्स को। तो अब क्या स्टडी करना है? साइंस को स्टडी करना है, जो हो सकता है आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो अब क्या बनना है? साइंटिस्ट बनना है। समझ रहे हो कितना बड़ा चैलेंज है? मतलब अननेसेसरी का एक पंगा ले लिया है आपने, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। या तो होता इसके बाद में कुछ हो जाता, क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका प्रोफेशन तो है नहीं। वैल्यू तो डिग्री की है, डिप्लोमा की है, यहां तो कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। तो साइंस पढ़ना क्यों है? फिजिक्स पढ़ना क्यों है? केमिस्ट्री पढ़ना क्यों है? बायोलॉजी पढ़ना क्यों है? बिकॉज इट इज लिंक्ड टू मी। सर आप भी कहते हो कि इस पाथ पे करने का कुछ नहीं होता, एंड जब हम एक्चुअल में समझ रहे होते हैं तो छोड़ने का ही होता है। और जितना भी स्क्रिप्चर्स के थ्रू जान रहे हैं, भागवत गीता या फिर किसी की भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं के सच को जानना है और उसको उससे फ्री होना है। दैट इज़ द एंड गोल ऑफ लाइफ। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपके दिमाग में कुछ ऑक्यूपाई करने का भी नहीं होता, कुछ होल्ड करने का भी नहीं होता, सब कुछ छूटता जाता है। तो आई वॉन्ट टू नो कि आप अब कर क्या रहे हो, क्योंकि यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड यू आर लेटिंग अस डू दैट। एंड अभी आप बोल रहे हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो अब आप इस रास्ते पे, जब इस रास्ते पे कुछ करने का है ही नहीं। एंड व्हेन यू डोंट डू एनीथिंग, देन ओनली यू कैन बी इन दैट स्टेट और मे बी इन साउंड ऑफ साइलेंस। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इसको ध्यान से समझना। देयर आर डिफरेंट मूविंग पार्ट्स इन दिस होल गेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एक है नॉलेज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। एक है एक्सपीरियंस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, तो जो वो नॉलेज जिस तरफ इशारा कर रही है उस रियलिटी का एक्सपीरियंस, और जो रियल और अनरियल में फर्क है उसका एक्सपीरियंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग। बट एक एस्पेक्ट और है, विच इज दिस यूनिवर्स, उसकी हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स। और क्या वहां पर जो स्पिरिचुअलिटी मुझे समझ आया है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या वो उससे अलाइंड है, या वहां पर कुछ अलग चल रहा है और यहां पर कुछ अलग चल रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग के एक लेवल तक पहुंचने के बाद में, जिसको एक्सपीरियंशियली वेरीफाई किया जा सकता है, नॉट जस्ट एट अ सब्जेक्टिव लेवल बट इट इज ऑब्जेक्टिव। लुक एट मी लाइक अ साइंटिस्ट, जिसकी एक लेबोरेटरी है जहां पर के लाखों लोग बैठे हैं जिनको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है। तो मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्लेस कर दिए हैं अलग अलग जगह पर। वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? डिटेक्टर्स हैं। उन डिटेक्टर्स के थ्रू ये वेरीफाई हो गया है कि ये साउंड ऑफ साइलेंस का कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है और ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि अगर बायोलॉजिकल होता तो कुछ तो फर्क होता। तो इस एक्सपीरियंस को बहुत ही बारीकी से इस लेबोरेटरी में, जिसको सब्जेक्टिव लेबोरेटरी बोलते हैं, वहां पर मैंने वेरीफाई किया है पिछले कुछ सालों में, जो आई एम नॉट श्योर आज से पहले पास में कभी किसी ने किया है नहीं किया, या बस अपने तक ही रुक गया। मैंने प्रैक्टिकली देखा कि एक मैस्कुलिन बॉडी है, एक फेमिनिन बॉडी है, तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस है साउंड ऑफ साइलेंस में, या फिर सबके लिए इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन? समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है? जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, जहां पर के उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है और हर बार रिजल्ट सेम आ रहा है, तब कह सकते हैं कि हाँ, कि कुछ मीनिंगफुल वहां से निकल के आया है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बार बार ओवर एंड ओवर वेरीफाई किया, उसको अंडर वाटर भी जाकर के देखा। और कभी मौका मिला, जो आई एम श्योर कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी 5-7 साल में, 10 साल में, जब एआई एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएगा, तो स्पेस में जाके भी एक बार मैं वेरीफाई करना चाहूँगा। वो दिन दूर नहीं है। वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम सुपर इंटेलिजेंस। तो आई वुड लव टू गो इन दैट स्पेस जहाँ पर के ये ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, एंड आई वांट टू सी कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। एनी हाउ, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अद्वैत की, यानी कि ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, ये दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, जस्ट फॉर द नेम सेक, नेम गिवन टू अ फॉर्म ऑफ द फॉर्मलेस सब्सटेंस। क्या इसको साइंटिफिकली वेरीफाई किया जा सकता है? ये क्वेश्चन उठ गया।
अगर ये क्वेश्चन मेरे अंदर आज से 100 साल पहले उठा होता और मैं जा करके रिसर्च करता तो मैं अटक जाता, क्योंकि उस वक्त साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। आज साइंस में एक यूनिफाइड थ्योरी की बात हो रही है, क्वांटम फील्ड की बात हो रही है। साइंस एग्जैक्टली वही भाषा बोल रही है जो स्पिरिचुअलिटी में बोली गई है। आज हमारे पास एक्चुअल में तो वो नहीं है डिस्कवरीज, क्योंकि वो बुक्स जल गई है, वो नॉलेज जल गई है, लेकिन जो सिंबल्स है वो प्रिजर्व्ड है। क्वांटम फिजिक्स की जो फंडामेंटल इक्वेशंस है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे उन सिंबल्स को, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सिंबल्स नजर आएंगे। कुछ मत करना, बस जा करके गूगल में सर्च करना व्हाट आर द फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आपको एग्जैक्टली वही सिंबल्स नजर आएंगे जो सिंबल्स हमारे यहां पर हजारों मंदिरों में है, हमारे यहां पर हर घर में है। देखो क्या कमाल हो रहा है। इट्स अ सर्कल। साइंस की शुरुआत कहां से हुई? दिस यूनिवर्स इज मैटर। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। You answered, but can we say that now you are on that stage where you are proving your whatever you have Hypothesis. experienced, yes, with science, and till now what I have studied, हर किसी ने इशारा किया है। You are someone till now in my experience जिसने Sound of Silence actual में बोल के बताया और इतना easily सबको experience कराया। And now what you are doing, you are relating it to the science, एंड आप उसको इक्वेट करो तो शायद इसीलिए वो पेन जनरेट हो रहा है, बिकॉज यू आर, मैं कुछ नया सीख रहा हूं ना। यू आर टुवर्ड्स अ मोटिव। आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल। राइट। तो आप आई एम एक्वायरिंग अ न्यू स्किल। जैसे कुछ भी हम नया सीखते हैं तो जब तक नहीं सीख जाते तब तक प्रॉब्लम होती है ना। तो वो प्रॉब्लम इसलिए है ना बिकॉज यू आर टुवर्ड्स अ मोटिव ऑफ रिजल्ट। बट अगर हम लोग बोले हमारा तो शायद इतना दूर का है नहीं अभी, ठीक है, तो शायद हम उस पेन में नहीं जाएंगे जिससे अभी आप गुजर रहे हो। हाँ, आप नहीं जाओगे, बिकॉज देखो आइंस्टाइन जिस पेन में गया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर तक पहुंचने में, बाकी लोगों को उस पेन से नहीं गुजरना पड़ा ना। राइट। तो जो मैंने डिस्कवर किया पिछले कुछ महीनों में जब से इंक्वायरी चल रही है, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। उसको आप जा करके मैथमेटिकली वेरीफाई कर लोगे तो आपको नहीं गुजरना पड़ेगा उस पेन से। यू आर राइट। बट हैविंग सेड दैट, ये जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करने वाला हूं इसको हाइपोथेसिस कहेंगे। आई नॉट से दैट इट्स द अल्टीमेट रियलिटी, जस्ट अ हाइपोथेसिस। बट आपके अंदर ये क्यूरोसिटी आ जाए कि देखते हैं हाइपोथेसिस सही है या गलत है, क्योंकि ऐसे तो होता है। आप आराम से बैठे होते हो, इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे होते हो, एकदम से एक प्रोडक्ट की एड दिख जाती है, अब अंदर डिजायर पैदा हो जाता है। अभी तक नहीं था, अब इंपल्स उठती है, देखता हूं कितने का है, अच्छा सिर्फ 2 रह गया है स्टॉक में, खत्म होने वाला है, क्या करूं, लूं या ना लूं। समझ गए क्या हुआ? तो अब आपके लिए एक नई विंडो ओपन हो रही है, आपके लिए एक नया यूनिवर्स ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आ गए हो हु इज सीकिंग बट नॉट अ सीकर, सीकिंग विदाउट अ सीकर। सीकर इज द मोटिव, सीकर इज पास्ट जिसके बेस पे फ्यूचर क्रिएट होता है, सीकिंग इज प्रेजेंट। सीकिंग बाय इट्स वेरी नेचर मींस क्वेश्चनिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। साइंटिस्ट क्या करते हैं? रुक जाते हैं, कोई इक्वेशन निकाल ली तो जैसे ही कोई इक्वेशन निकलती है वो खुद और बाकी सब उसको डिस्प्रूव करने में लग जाते हैं। जिसको डिस्प्रूव नहीं कर पाते हैं वो बचा रह जाता है। तो इन अदर वर्ड्स, रियल स्पिरिचुअलिटी is about disproving everything that you have understood. Not proving. It's negating and questioning everything that you have understood. कब तक? एंड तक। फिर उसके आगे का काम कौन करेगा? अगली जनरेशन में जब कोई बेवकूफ आएगा, कोई तो आएगा, कभी तो आएगा, जो चॉइसलेसली इस रास्ते पे चलेगा, या फिर ये कह लो कि एक रास्ते पे चल के जहां तक मैं पहुंचा वो वहां से शुरू करेगा, तो उसको बेनिफिट हुआ, लेकिन उसकी भी जर्नी कोई अच्छी नहीं होने वाली है। ये मैं बोल सकता हूं बेस्ड अपॉन जो मेरी जर्नी है, और ये भी मैं बोल सकता हूं विथ फुल कॉन्फिडेंस कि जो पास्ट में ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इस लेवल तक रियलिटी को देख लिया, नॉट जस्ट
philosophically, Vedanta, Upanishads are philosophies. But mathematically, physically, chemically, biologically, वो अलग बात है कि वो आज हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है. अगर होती तो ये बात प्रूव हो जाती, बट वो एक्चुअल में प्रिजर्व्ड है इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. जो मूर्तियां हैं, जो कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं, सिंबल्स हैं, उसके अंदर प्रिजर्व्ड है. ओम को आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर बहुत कुछ प्रिजर्व्ड है. इनफैक्ट पूरा जो नेचर ऑफ यूनिवर्स है, दैट इज देयर इन दैट. जो भगवान शिव का त्रिशूल है, आप जैसे ही क्वांटम फिजिक्स को स्टडी करने जाओगे, द सिंबल इज द वेरी एसेंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक फ्लॉ नजर आ जाएगा. वो फ्लॉ क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ये गलतफहमी है कि स्पिरिचुअलिटी का जो एंड गोल है वो मैंने अचीव कर लिया है, तो अब आगे कुछ और करने की क्या जरूरत है. तो आपको ये लग सकता है, मुझे भी ये लग सकता है, बट किसी को कुछ भी लगता रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि क्या मैं उसको डिस्प्रूव कर सकता हूं. मान लो ठीक है, मुझे समझ भी आ गया, जो ज्ञान है एक्सपीरियंशियली भी आ गया, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई, बट आई वॉन्ट टू डिस्प्रूव इट. दैट्स द वेरी नेचर ऑफ अ क्वेश्चनिंग माइंड. दूसरे तरीके से कहूं तो अभी एक वे ऑफ थिंकिंग से या वे ऑफ क्वेश्चनिंग से, इंट्रोस्पेक्शन से मैं एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचा हूं, बट दिस इज नॉट द ओनली वे. देयर आर अदर वेज ऑल्सो ना. तो अब मेरे पास में दो ऑप्शन है. एक, मैं वहां पर जाकर के कंफर्टेबल हो जाऊं, रिलैक्स करूं कि हाँ ठीक है, जो होना था हो गया. मोक्ष मतलब क्या? मोह का क्षय हो जाना. यही तो लिखा है स्क्रिप्चर्स में. अच्छा, स्क्रिप्चर्स किसने लिखे हैं? हमारे जैसे लोगों ने लिखे हैं. उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जहां तक थी, उन्होंने लिख दिया, उसके बेस पे हमने समझ लिया. बट और भी बहुत कुछ अलग अलग तरह के लोगों ने लिखा, अलग अलग एस्पेक्ट से, जो आज हमारे पास में नहीं है. बट जहां पर यह भी एक्सेप्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि देयर आर अदर प्लेसेस ऑन दिस प्लैनेट जहां पर ये जो रिसर्च है वो अलग ही लेवल पर हो रही है. कुछ कमाल हो रहा है. शुरुआत हुई थी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड से, बट दोनों आकर के कोलाइड कर रहे हैं एक जगह पर. स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या. साइंस की शुरुआत कहां से हुई? ब्रह्मन का तो कुछ अता पता है ही नहीं, तो जगत ही है जो भी है, इन द रेल्म ऑफ नोन. तो जगत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नोन और अननोन. तो अननोन से जो नोन में आता जा रहा है उसको स्टडी करते जा रहे हैं. वो रियलिटी है. पहले सबसे छोटा मैटर ये था, क्योंकि ये नोन में था, ये उस डिटेक्टर की रेंज में था. अब एक बेटर डिटेक्टर बन गया, अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब ये है. पहले सेल है, फिर मॉलिक्यूल है, फिर एटम है, अब सब एटॉमिक है, अब क्वार्क्स है. अच्छा, लाइट के केस में फोटोन है. ये सब कहां से आ रहा है? जैसे जैसे जो डिटेक्टर्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो अपग्रेड होता चला जा रहा है, वो और सोफिस्टिकेटेड हो रहा है. दूसरे वे में बोला जाए, जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है. क्या हो अगर मैं कहूं कि अब साइंस इस वक्त इतने इंटरेस्टिंग मोड पर है, नॉट जस्ट साइंस बट स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, बिकॉज नाउ वी आर नॉट लिविंग इन डॉगमास. देखो, आज से अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओ और मैं इस तरह की बातें करूं, तो हो सकता है कुछ लोग आ करके मुझे मार देंगे, बिकॉज दे विल फील दैट आई एम अ थ्रेट टू देयर बिलीफ सिस्टम. बट आज तो ऐसा है ही नहीं. आज तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. तो जब उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है तो कोई मुझे कुछ क्यों कहेगा? मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो बड़ा सीधा सीधा देख रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग और एनीवन. ना तो मैं किसी पर्सन के बारे में कुछ बोल रहा, ना मैं उनके बिलीफ के बारे में कुछ बोल रहा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं बहुत बढ़िया है. जैसे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो सत्य को जानता है उसको और लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जबरदस्ती ये बोल करके कि तुम ये करो. जो उनके लिए ठीक है वो उनको करने दो. किसी के लिए भक्ति ठीक है, बहुत बढ़िया, भक्ति करो. किसी के लिए कर्म है तो कर्म करो. किसी के लिए ज्ञान है तो आ जाओ ज्ञान के रास्ते पे. इट्स योर चॉइस. तो आज क्या हो रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग टाइम है जब
साइंस इवॉल्व होते होते स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल पास पहुंच गई है. इट्स लाइक दिस फार. पहले ये यहां था, अभी ये बिल्कुल पास है. दे जस्ट देयर, अबाउट टू कोलाइड. कॉन्सेप्चुअली कोलाइड हो गया है, एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है. तो बस वही साइंटिस्ट करने में लगे हुए हैं. और स्पिरिचुअली भी क्या हो गया है कि मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो तरीका है वो आ गया है. सोचो अगर मैं कहीं लिखता तो क्या होता, उसकी इंटरप्रिटेशन आ जाती कि ये उन्होंने लिखा, इसका मतलब ये है, चलो हम समझाते हैं तुम्हें. आ गए ना बीच में ठेकेदार. अब तो डायरेक्ट है, बीच में कोई है ही नहीं. इट्स एज इफ 1000 साल बाद भी, चाहे आप यहां बैठे हो चाहे वीडियो में देख रहे हो, हाउ डज इट मैटर? आर्काइव हो गया ना. इसको कोई जला सकता है, कोई मिटा सकता है? नो वे. कहते हैं यूट्यूब पे जो आ गया वो अमर हो गया. क्योंकि जो अपलोड हो गया, अगर वो मैंने डिलीट कर भी दिया तो जो देखने वाले हैं उन्होंने कॉपी कर रखा है, वो अपलोड कर देंगे. 10 को हटाओगे 1000 और आ जाएंगे. तो जो इंटरनेट पे आ गया अमर हो गया. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, और जो हमारी सोसाइटी है दैट इज कंड्यूसिव, जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है दैट इज एप्ट. सोचो आज से हजारों साल पहले भी ये होता तो कितना सही होता. आप डायरेक्ट बैठ करके उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, जो भी बड़े बड़े नाम आपके माइंड में आते हैं, और आप फिगर आउट कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो इमेज है और जो बातें हैं उसमें क्या फर्क है. आज तो आप लोग इमेजेस में जी रहे हो. वो इमेज जो क्रिएट करी गई है आप लोगों के माइंड में, वो सच है. रियलिटी क्या है वो तो पता नहीं. तो पिछले 8-10 साल में क्वांटम फिजिक्स में या क्वांटम वर्ल्ड में कुछ बहुत ही कमाल का हो रहा है. सिंथेसाइज हो रही हैं चीजें, मतलब अलग अलग जो लोगों ने डिस्कवर किया वो सब एक साथ आ रहा है, और वो एग्जैक्ट वही बातें बोल रहे हैं, थोड़ी सी भी अलग नहीं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है. दे आर कंफ्यूज्ड. जैसे आज से हजारों साल पहले एक समय पर कुछ लोग कंफ्यूज थे रियलिटी को लेकर के. फिर वो किस मेथड से, किस मीन्स से, किस वे से वहां तक पहुंचे, वो तो वही जानते हैं. बट आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी जहां पहुंच रहे हैं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सब कुछ इंफिनिटी की तरफ इशारा कर रहा है मैथमेटिकली. बिकॉज जब भी हम साइंस वर्ड यूज करते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. अगर किसी भी थ्योरी को मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है तो वो किसी काम की नहीं है. दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट. तो आज हम मैथमेटिकली देखेंगे कि साइंस कहां तक पहुंची है, और समझने की कोशिश करेंगे ये जो हमारा एक्सपीरियंस है साउंड ऑफ साइलेंस का, इसका उससे क्या कनेक्शन है. मतलब आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं. फिलॉसफी से हट करके एक नया डायमेंशन ओपन हो रहा है साइंस का. साइंटिफिकली हम देखने वाले हैं not why sound of silence is there, but what is sound of silence? What is consciousness? What is this universe? What is matter? ये ब्रह्मांड क्या है? साइंटिफिकली का मतलब क्या? इसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सके. सर ये आज से पहले कभी हुआ है? क्योंकि कहीं पढ़ा या देखा नहीं सर ये. बहुत लोगों ने कोशिश करी है, बट हुआ क्या है कि उन्होंने नॉलेज गैदर करी जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वहां से. मोस्ट ऑफ देम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैदिक नॉलेज, बाय उपनिषद्स एंड सम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स. और वो उनकी बातों में, उनके अंडरस्टैंडिंग में, उनके बायसेस में रिफ्लेक्ट भी होता है. बट दैट इज ऑल थियोरेटिकल. एक्सपीरियंशियली दे डोंट नो व्हाट ब्रह्मन इज, what आत्मा is, what consciousness is. तो हुआ क्या, माइंड में खिचड़ी बन गई नॉलेज की, विच इज स्पिरिचुअल नॉलेज. दूसरी तरफ से उनका बैकग्राउंड है साइंस का, तो उन्होंने उसको जोड़ने की कोशिश करी है. जैसे एटम है तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है. ट्रिनिटी की बात करी जाती है ना, तो बहुत लोगों ने इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है.
बट दैट इज ऑल एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, क्योंकि उसके पीछे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था रियलिटी का। अगर होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते। प्लस उस टाइम पे जब ये हुआ तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इस हद तक इवॉल्व नहीं हुई थी। हो सकता है ये थियोरेटिकली हुआ भी हो, बट आज जो हो रहा है वो कुछ अलग है। कैसे? एक लैब है जहां पर हम सब बैठे हैं, तो जो भी मैं बोलूंगा वो क्या हो गया? हाइपोथेसिस। उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो सही है गलत है? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करें? साइंटिफिकली हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट मैथमेटिकली जो मैं प्रूव करूंगा, तो आप इंस्ट्रूमेंट्स हो इस लैब में, आप वेरीफाई करोगे कि साइंस तो अभी वहां नहीं पहुंच पाई, मान लो पहुंचेगी 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, या शायद कभी भी ना पहुंच पाए, क्योंकि साइंस इंफिनिटी से डरती है। साइंटिफिकली जैसे ही कोई भी इक्वेशन इंफिनिटी को हिट कर रही होती है तो कहा जाता है कि आप रियलिटी से हट रहे हो, उसमें कोई ना कोई फ्लॉ है, तो उस इक्वेशन को आप चेंज करो। और जो वेदांत है, उपनिषद्स है, वो बात ही इंफिनिटी की करते हैं। इसीलिए क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और आज हम एक बड़े सही मोड़ पर हैं। जैसे क्वांटम में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो या तो आप उसके मोमेंटम को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, या उसकी पोजीशन को, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें समझना है। तो अब ये समझने से पहले कि मेरा हाइपोथेसिस क्या है, पहले ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक टाइम पे पोल्स अपार्ट थे, डायमेट्रिकली अपोजिट थे। एक तरफ सब्जेक्ट की बात होती थी, एक तरफ ऑब्जेक्ट की बात होती थी। अब किस तरीके से दोनों ऑलमोस्ट कोलाइड होने वाले हैं और दोनों एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? आध्यात्म। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? स्पिरिट, यानी मैं, कॉन्शियसनेस, सब्जेक्ट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बट अगर आप वेदांत की बात ना करो, उपनिषद की बात ना करो, वेदों की बात करो, तो वेद मीन्स नॉलेज। तो दैट नॉलेज वॉज नॉट जस्ट अबाउट द सेल्फ बट ऑल्सो द यूनिवर्स। तभी तो अद्वैत तक पहुंचेंगे ना। तो उसमें भूगोल भी था, उसमें फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी था, सब कुछ था। बट अब हमारे पास में उसका कोई एज सच प्रूफ नहीं है, बट कुछ सिंबल्स है और है जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग भी वो देख रहे थे जो आज यूनिवर्स के बारे में कहा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा। अगर साइंस की बात करी जाए तो साइंस कैसे इवॉल्व हुआ? पहले इस यूनिवर्स को एज पार्टिकल देखा गया, मैटर देखा गया, फिर धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेव्स हैं, जैसे कि साउंड, कुछ चीज़ें हैं जो कि पार्टिकल है, कुछ मैटर है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जहाँ से पता लगा कि जिसको हम पार्टिकल समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, वो भी वेव है, वहाँ पर भी वेव पार्टिकल की डुअलिटी देखी गई। उसमें एक साइंटिस्ट है विच इज़ नॉट वेरी वेल नोन इन द स्पेस, उनका नाम है लुई डे ब्रॉय। उनके बारे में मैंने पढ़ा और थोड़ा समझने की कोशिश करी। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का जिसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा। ही इज़ अ नोबेल लॉरिएट। उन्होंने वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी था, बट दैट वाज फॉर द फोटॉन्स, वो उन्होंने एज इट इज अप्लाई कर दिया बेस्ड अपॉन सम कैलकुलेशंस के उसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करें तो क्या होगा। तो दिस वाज द हाइपोथेसिस। फिर बाद में उसको लैब में जब मैथमेटिकली कहा, जब उसको और किसी साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली करा लैब के अंदर, तो देखा कि नॉट जस्ट फोटॉन्स आर एक्टिंग लाइक पार्टिकल when observed, and if not observed like waves, but even matter यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, वो भी ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं। जब ये कंफर्म हो गया लैब में और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तब उनको नोबेल प्राइज मिला। बट उसके बारे में जितना मैंने पढ़ा तो हिज पर्सनैलिटी वॉज सच, ही वॉज बेसिकली एन इंट्रोवर्ट, और वो बोलने में करने में इतना अच्छे नहीं थे। ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर। तो जिस वजह से he is not that well known because it's not just about the product but also about packaging. इस वजह से historically
बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में बात करते हैं. तो he derived a very interesting equation to understand the wavelength of a particle, which was h by p, where h stands for Planck's constant and p stands for momentum of the particle. अब मोमेंटम का अगर हमको डिराइव करना है तो कैसे करेंगे? m मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. वेवलेंथ का उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको बाद में क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में काफी फंडामेंटल तरीके से यूज किया जा रहा है. ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां से क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी गई. तो एक तरफ से आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट, एक तरफ से आ गया मोमेंटम, और अगर मोमेंटम हमको निकालना है तो हमको मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. अब अगर इसको हम फोटॉन के केस में देखते हैं, फोटॉन के बारे में अभी हमें क्या पता है? फोटॉन इज नाइदर नेगेटिवली चार्ज्ड नॉर पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज वन. दूसरा उसके बारे में बोलते हैं उसका जो मास है दैट इज जीरो. अब इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि मास और वेट अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है. वेट इज रिलेटिव टू ग्रेविटेशनल फील्ड, बट मास मींस कि जो एक्चुअल में उसके अंदर मैटर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है या नहीं है, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम. तो फोटोन के बारे में क्या कहते हैं? मास इज जीरो. चार्ज क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. डायमेंशंस क्या है? जैसे अभी वी आर सिटिंग इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, इट हैज नो डायमेंशंस. इमेजिन करो एक ऐसा पॉइंट, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? इट्स जस्ट अ पॉइंट बट विदाउट एनी डायमेंशंस. तो अब अगर इसको हम किसी भी इक्वेशन में लगा देते हैं, वेदर इट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी. जैसे ही हम फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो क्या वेवलेंथ निकलती है? इन अदर वर्ड्स, फोटोन विच हैज गॉट जीरो मास, तो द फॉर्मूला इज प्लैंक्स कांस्टेंट no matter what that amount is, divided by mass into velocity. If mass is zero, तो हम जैसे ही किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है इंफिनिट. सो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में जिसका कि मास जीरो है और कोई डायमेंशंस नहीं है और कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, तो क्या उसको पार्टिकल कहना ठीक होगा? पहले तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. इट्स जस्ट अ पॉइंट इन द क्वांटम फील्ड. अब वो पॉइंट एग्जैक्टली वो पार्टिकल है या फिर जिस डिटेक्टर के थ्रू उसको देखा जा रहा है उस डिटेक्टर पे वो पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको देखा जा रहा है. इफ देयर इज नो डिटेक्टर जिसको ऑब्जर्वर कहते हैं, तो साइंटिफिकली इट इज प्रूवन देयर इज अ वेव. पर जिसको पार्टिकल कहा जा रहा है, लाइट के जिस एस्पेक्ट को पार्टिकल कहा जा रहा है, फोटोन, उसका अगर मास जीरो है तो उसकी वेवलेंथ क्या हुई? इन्फिनिट. तो इसके लिए क्या किया? जब ये प्रॉब्लम आई तो इसके लिए एक अलग इक्वेशन बन गई, क्योंकि इन्फिनिट नहीं हो सकता, इस वजह से उसके लिए एक अलग इक्वेशन बन गई कि फोटोन के लिए ये इक्वेशन है. और धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे पहले क्या समझा गया? फोटोन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है. अब क्या हुआ? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू फोटोन में भी करके देखा, इलेक्ट्रॉन में भी करके देखा, रिजल्ट सेम आया. अब जैसे जैसे इसको आप अलग अलग इक्वेशंस में लगाते चले जाओगे विदाउट एनी फियर ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग, तो देखो क्या होगा. E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में अगर हम लगाते हैं तो एनर्जी क्या हुई? जीरो. अच्छा, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में अगर हम c स्क्वायर विच इज स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट और द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, अगर उसको वहां पर रखें लेकिन m को हम उससे डिवाइड कर दें एनर्जी से, और हम पहले से अज्यूम ना करें कि एनर्जी जीरो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द एनर्जी इज, इफ मास इज जीरो, स्पीड इज इंफिनिट, वेवलेंथ इज इंफिनिट. तो अब किसी भी फॉर्मूले में जैसे ही इस तरह से आप देखोगे तो या तो आप इंफिनिट पे पहुंचोगे या जीरो पे पहुंचोगे. तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? उनको लगेगा कहीं कुछ गलत हो रहा है,
तो उसके लिए वो उसको अलग तरीके से देखेंगे कि इसमें मोमेंटम तो है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज तो है, तो इसको मेजर करने का ये तरीका नहीं है, ये तरीका है। किस लिए? इन्फिनिट को और जीरो को अवॉइड करने के लिए। अब ये इन्फिनिट क्या होता है और जीरो क्या होता है? मैंने कहा ना, स्पिरिचुअलिटी में, साइंस में आगे बढ़ना है तो व्हाट पे जाओ। जब मैं यहां तक पहुंचा तो मैंने कहा कि यार ये तो या तो जीरो की तरफ जा रहा है या फिर इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। तो जीरो क्या है? व्हाट इज जीरो? अब ये सुनने में बड़ा ऑब्वियस सा लगेगा, बट व्हेन आई रिसर्च्ड ऑन दैट तो आई फाउंड जीरो मीन्स नथिंगनेस। मतलब क्या? कि अभी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर सके, उसको कहेंगे जीरो, या जहां पर कुछ नहीं है उसको कहेंगे जीरो। दोनों में बड़ा फर्क है। क्या है जीरो? देखो ध्यान से समझो, मैंने एक जगह पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा, देखो मैं उसको वहीं से रीड ही कर देता हूं। मैंने स्टडी किया कि व्हाट इज जीरो एंड व्हाट इज इन्फिनिटी, और इन दोनों का आपस में क्या कोरिलेशन है। तो इन एसेंस, जो भी लंबा चौड़ा रिसर्च है उसके बाद में क्या निकला एसेंस में, जीरो इज द एब्सोल्यूट मिनिमम जहां तक हम पहुंच सकते हैं, एंड इन्फिनिटी इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बोथ रिप्रेजेंटिंग एक्सट्रीम्स बियॉन्ड आवर फाइनाइट अंडरस्टैंडिंग। जीरो लेफ्ट में आ गया, इन्फिनिटी राइट में आ गया। राइट में जिस पॉइंट में जाकर के हम कह देते हैं कि अब इसके आगे हमारी पकड़ में नहीं है, तो वो इन्फिनिटी है। और इधर जाकर के एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाकर के हम कहते हैं कि बस इसके आगे वी डोंट नो, वो अननोन में है, वो जीरो है। तो दोनों इन्फिनिटी है। अगर यहां तक हमें समझ आ रहा है तो फोटोन को देखो एक बूंद की तरह, एक बड़े से समुद्र में पानी की एक बूंद। अगर पानी की बूंद को आप समझ लेते हो तो आपको अलग अलग हर बूंद को समझने की जरूरत नहीं है, आप पानी को समझ लेते हो। तो फोटोन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है वेव, एक है पार्टिकल। दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। द डुअल नेचर ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मैटर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को भी अब ब्रेक डाउन करा जा रहा है, प्रोटॉन को भी ब्रेक डाउन करा जा रहा है, क्वार्क्स की बात करी जा रही है। दे आर अगेन सेइंग कि इट्स अ पॉइंट, सेम जैसे फोटॉन्स के बारे में बोला जा रहा है। अभी उसको और ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, करते जाओ। तो अब मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये एक लैब है जहां पर आप सब बैठे हो और हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब बताना कि ये आपके एक्सपीरियंस से लिंक होता है नहीं होता है। चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वेवलेंथ कुछ भी हो, किसी भी वाइब्रेशन की, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। ये जो लाइट्स हम देखते हैं अलग अलग रंग की, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? हमको लगता है कि हम कलर को देख रहे हैं, कलर को हम नहीं देखते हैं। जैसे हमारे पास में 3 अलग अलग तरह की वेवलेंथ्स को देखने के लिए रिसेप्टर्स हैं, कुछ जो बड़ी वेवलेंथ को देखते हैं, कुछ छोटी को, कुछ मीडियम वाली को। उसके बेस पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये लाल है, RGB, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो हम क्या देख रहे हैं? वाइब्रेशन एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब कोई बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, ध्यान से सुनना। जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, दोबारा से बोलूंगा। जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज कांस्टेंट। तो चेंज क्या होता है? वेवलेंथ चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ऑफ अ वाइब्रेशन। इन अदर वर्ड्स, जैसे ही वेवलेंथ बड़ी होती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जब वेवलेंथ छोटी होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन जो स्पीड है वो सेम रहती है, दैट इज कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, जिसका नियर अबाउट जो नंबर आता है वो आता है 3 लाख किलोमीटर के आसपास। अगर किलोमीटर की बात करी जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास उसका नंबर आता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उससे थोड़ा सा कम। तो दैट इज कांस्टेंट। अब ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, एक बात समझ आती है कि वेव, ये पार्टिकल तो नहीं है। अभी ऐसा हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो साउंड ऑफ साइलेंस को कैप्चर करके मेरी इस बात को प्रूव कर सके, बिकॉज ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है विच इज अ वेव, इसकी वेवलेंथ क्या है? अगर फोटोन का मास 0 है, फोटोन विच इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, तो वेवलेंथ इज इन्फिनिट। तो क्या ये हम सबका एक्सपीरियंस है या नहीं है? इज इट इन अ सिंगल लाइन? देखो ध्यान से समझो। फॉर यू इट इज इन अ सिंगल लाइन, फॉर मी इट इज इन अ सिंगल लाइन। अपने आप को ऐसे देखो, हम सब अलग अलग डिटेक्टर्स हैं। तो अगर ध्यान से लाइन ड्रॉ करोगे तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन
with infinite wavelength, with zero frequency. Whether you call it zero frequency or you call it infinite frequency, that doesn't matter. तभी कहते हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी हम कह रहे हैं. बट फर्क क्या है कि हम साइंटिफिकली कह रहे हैं. अब ये जो हमारा हाइपोथेसिस है, ये सही है गलत है, वो समझने का काम जो क्वांटम फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनका है. बट हम क्या कर रहे हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि क्या ये हमारे एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है. फर्क क्या है कि वो जो साइंटिस्ट हैं उनको साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में नहीं पता है, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं या तो उनके पास में ज्ञान है या मान लो एक्सपीरियंस भी है साउंड ऑफ साइलेंस का, लेकिन साइंटिफिकली उनको नहीं पता है. हम दोनों को जोड़ रहे हैं, मैथमेटिकली साइंटिफिकली सबको कनेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को देख रहे हैं. तो क्या ये वेवलेंथ साउंड ऑफ साइलेंस की फाइनाइट है या इन्फिनिट है? ये हम कैसे बोल सकते हैं? अगर मैं अकेला होता और मैं ये बोल देता तो मुझे ये भी इल्यूजन हो सकता था कि इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. बट नाउ वी नो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ क्वांटम फील्ड. एक पर्टिकुलर डॉट से जब हम देख रहे हैं, यानी फोटोन के स्टैंड पॉइंट से जब हम देख रहे हैं, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस में एक डॉट विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम साउंड ऑफ साइलेंस, बिकॉज दोनों का मास जीरो है, दोनों की कोई डायमेंशंस नहीं है, इसीलिए उसमें इंफिनिट पॉसिबिलिटीज है, इंफिनिट यूनिवर्सेस के एग्जिस्ट करने की. बैक टू आवर एक्सपीरियंस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ डॉट, सेंटर जहां पर अभी आप बैठे हो. बट आपको क्या लग रहा है, ये मेरा सेंटर है, बट इट्स लाइक सेंटर एवरीवेयर, सर्कमफरेंस नोवेयर. अगर इस रूम को अभी हम पूरी तरीके से भर दें तो क्या होगा, हर जगह पे एक एक लाइन आप खींचते चले जाओ, तो जहां पे डॉट होगा, यानी जिस पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे वहीं पे ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है. यहां तक क्लियर है? तो ये जो क्वांटम फील्ड है साउंड ऑफ साइलेंस, ये कैसी है? एक वेव है जो पार्टिकल के जैसी लगती है, जैसे ही उसमें कोई फ्लक्चुएशन होती है. किसी भी तरह की कोई भी फ्लक्चुएशन क्यों होती है कहीं पर भी, मान लो एक लेक है जो स्टिल है, देखने में स्टिल लग रही है, जैसे स्पेस देखने में स्टिल है, बट वो लेक भी स्टिल नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशंस होने के बहुत सारे रीजंस हैं. वन कुड बी हीट, सेकेंड कुड बी मिक्सिंग ऑफ सम कंपोनेंट्स लाइक सॉल्ट. तो थोड़ा सा भी कुछ वेरिएशन आया किसी भी तरह का, प्रेजेंस ऑफ आइस या फिर उसके आसपास में कहीं पर विंड है, तो लेक जो देखने में स्टिल लगती है वो कभी भी स्टिल नहीं होती है, इट्स ऑलवेज मूविंग इवन इन अ स्टिल लेक. तो सिमिलरली ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक बात यहां तक जो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर हम कह सकते हैं, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, जो उपनिषद्स में कहा जा रहा है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है और एंड में पूर्ण ही बचा रह जाता है. तो बूंद भी पूर्ण है और समुद्र भी पूर्ण है. पूर्ण का दूसरा मतलब हो सकता है इन्फिनिट. सर, इसमें जो आपने बोला कि स्पीड की जो 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 लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है, उस पॉइंट का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस हुआ साउंड ऑफ साइलेंस के रिलेशन? इस कॉन्टेक्स्ट में ये रेलेवेंस हुआ कि जो साउंड ऑफ साइलेंस है, अगर तो वो कोई वाइब्रेशन होती या अलग अलग वाइब्रेशंस होती जिसको हम परसीव कर रहे होते, तो वो साउंड्स अलग अलग होती. तो हमें क्या समझ आ रहा है, ये साउंड है ही नहीं, क्योंकि साउंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. बट जो लाइट है उसकी जो स्पीड है उसको मेजर किया जाता है एज पर द स्पीड ऑफ दैट लाइट इन वैक्यूम. तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, दिस इज नॉट अ साउंड, दिस इज लाइट इन द वेव फॉर्म, लाइट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. क्या ये हमारा एक्सपीरियंस है या नहीं है? क्या साउंड ऑफ साइलेंस की जो स्पीड है वो कम ज्यादा होती है कभी भी? इट्स ऑलवेज कांस्टेंट.
इसका मतलब ये कोई साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है और लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है। बट जो साउंड होती है वो धीरे ट्रैवल करती है और वो अलग अलग होती है, एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। बट लाइट एग्जिस्ट इवन इन वैक्यूम। तो अगर हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पर कोई साउंड नहीं है, और अगर वहां पर भी साउंड ऑफ साइलेंस है और बदल नहीं रही है, तो वी कैन कॉन्फिडेंटली से कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन है, या अल्टीमेटली अगर देखोगे तो वो भी वेव ही है, बट ऑन अ सुपरफिशियल लेवल कि दो ऑब्जेक्ट्स के टकराने की वजह से जो आवाज हुई वो धीरे ट्रैवल करती है। अब ये बात करते करते मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है, क्या जो साउंड होती है उसकी जो स्पीड होती है वो भी कांस्टेंट होती है या वो वेरी करती है? आप माइक लेकर के बोलो। नहीं, ये बड़ा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट बड़ा है तो हम अभी यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। सर साउंड की जो स्पीड है ना वो मीडियम पे डिपेंड करती है सर। डेंसर मीडियम में साउंड स्लो स्पीड से मूव करता है और रेयरर मीडियम में साउंड फास्ट मूव करता है सर। Let me cross check. Okay, so what you said is right. The speed of sound is not constant. It varies depending on the medium through which it travels and the conditions of that medium. Here are the primary factors affecting the speed of sound. Sound travels fastest in solids, such as steel. Sound travels slower in liquids, such as water. Sound travels slowest in gases, such as air. So we can easily test it out. I have done that. You guys can also do that. I've done scuba diving, जहाँ पे मैं काफी डीप में गया था, सी में, अंडर वाटर। वहां पर साउंड की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, बट ये साउंड ऑफ साइलेंस चेंज नहीं होती है। इवन व्हेन वी आर इन द एरोप्लेन वो चेंज नहीं होती है। इवन व्हेन वी आर सिटिंग इन अ रूम जहां पर के बहुत शोर है वो चेंज नहीं होती है, साइलेंस है वो चेंज नहीं होती है। तो इट इज नॉट अ साउंड। तो जिसको हम साउंड ऑफ साइलेंस कह रहे हैं, जो मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये कोई साउंड नहीं है, तो वो क्या है? उसको आप चाहे तो लाइट वेव बोल सकते हो, बट लाइट भी क्या है? लाइट किसकी है? सन की है या किसी स्टार की है या बिग बैंग की है? क्या है लाइट? नाउ व्हाट इज लाइट? ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लाइट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ फिनोमेना जो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें पूरी तरह से अभी तक समझ नहीं आया है कि वो क्या है। लाइट का ही जो स्मॉलेस्ट एस्पेक्ट है, जो हम कह रहे हैं पैकेट्स के अंदर आ रही है, फोटॉन्स, उसी को हम बोल रहे हैं वो पार्टिकल है और वेव भी है, दोनों है एट द सेम टाइम। तो व्हाई कॉल इट अ लाइट? लेट्स कॉल इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन। From one standpoint, that vibration is a wave. In reality, that vibration is a wave. Even the smallest particle of that vibration is demonstrating the qualities of the larger part. In fact, बड़े को समझना है तो छोटे को समझ लो, तो फोटोन को समझ लो। अब फोटोन में कंफ्यूजन क्या होती है? उसमें मोमेंटम है, उसमें एनर्जी है। यह हमें कैसे पता कि वो एनर्जी फोटोन में है? और वो एनर्जी जिस डिटेक्टर के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, अगर नहीं ऑब्जर्व करते हैं, इफ देयर इज नो डिटेक्टर, तो लाइट इज अ वेव विद इंफिनिट पॉसिबिलिटीज, विच इज द साउंड ऑफ साइलेंस। पर जब डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर साउंड ऑफ साइलेंस को डिटेक्ट किया जा रहा है ना, पॉइंट इन द साउंड ऑफ साइलेंस जहां पर एक स्ट्रेट लाइन है अप टू इंफिनिट। क्या ये आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है? साउंड ऑफ साइलेंस को अभी हम डिटेक्ट कर रहे हैं। अभी साइंटिफिकली ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि साउंड ऑफ साइलेंस को डिटेक्ट कर पा रहा है, बट हम तो डिटेक्ट कर रहे हैं। और यहां तक भी समझ आ गया कि ये कोई साउंड नहीं है। इट इज क्लोजेस्ट टू लाइट बिकॉज इसकी स्पीड कांस्टेंट है। साउंड की स्पीड वेरी होती है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो देयर इज अ पॉइंट इन दिस इंफिनिट क्वांटम फील्ड जहां से इसको देखा जा रहा है, whether that is an electron or a proton or an atom or a cell
with a nucleus or a photon, it doesn't matter. बट एक बात पक्की है कि एक पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिस पॉइंट से अगर आप इसको देखते हो तो इट अपीयर्स एज इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन. बट कैन यू टेल कि स्ट्रेट लाइन इधर से इधर है, लेफ्ट टू राइट है, या बैक टू फ्रंट है? तो इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ये इन्फिनिट है, पूर्ण है, यही सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं. और एक पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. तो दीज आर लाइक डिफरेंट पॉइंट्स जहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. बिकॉज हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना कैपेबल है कि यहां पर इसका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है. अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यहां से एक्चुअल में शुरू होता है. अभी तक तो हमने साइंटिफिकली यहां तक देखा. अब आप किसी भी इक्वेशन को उठा करके जैसे ही इन फंडों को अप्लाई करोगे, यानी कि लाइट का जो मटेरियल एस्पेक्ट है विच इज फोटोन, या लाइट का जो वेव एस्पेक्ट है उसकी जो वैल्यू है उसको मैथमेटिकली अप्लाई करोगे तो या तो आप जीरो पे पहुंचोगे या इन्फिनिट पे पहुंचोगे, अगर अपनी इक्वेशंस को चेंज ना करो तो. हाँ, उसको मेजर करने के लिए एक अलग सी इक्वेशन बना लो बेस्ड अपॉन योर हाइपोथेसिस कि ये तो ऐसा ही है तो ऐसा ही होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगी. उसकी एनर्जी भी इन्फिनिट आएगी या जीरो आएगी. जीरो इज अगेन इन्फिनिट. जीरो मतलब क्या कि एनर्जी इतनी कम है कि हमारी पकड़ में ही नहीं आ रही कि वो क्या है, तो हमारे हिसाब से इसमें एनर्जी नहीं है. और यही तो कहा जाता है मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, निर्गुण और सगुण. दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. जैसे यिन और यांग का आपने सिंबल देखा होगा. तो जब डार्कनेस होती है तो उसके सेंटर में लाइट है, और जहां लाइट है वहां पे सेंटर में डार्कनेस है. एक को आप जीरो कह सकते हो, एक को इन्फिनिट कह सकते हो. इन्फिनिटी में जीरो है या जीरो में इन्फिनिट है. तो मैथमेटिकली कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसकी शुरुआत कहां से होती है? जीरो से. तो जीरो क्या है? जीरो को अगर फॉर्म वाइज, अगर शून्य को आप फॉर्म वाइज देखोगे, अंडा है तो ब्रह्मांड नहीं कहा गया है, ब्रह्मांड. तो इन साउंड ऑफ साइलेंस एनर्जी इज जीरो, वेवलेंथ इज इंफिनिट, फ्रीक्वेंसी इज जीरो. मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि जब वेवलेंथ इंफिनिट हो गई तो फ्रीक्वेंसी की बात कहां से आई? फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई. तो अगर आप मैथमेटिकली देखते हो, साइंटिफिकली देखते हो, आप चाहे कुछ भी करते चले जाओ, जैसे ही आपको यह समझ आता है कि वेवलेंथ इंफिनिट है, आपकी सारी इक्वेशंस या तो इंफिनिटी पे जाकर के खत्म होगी या जीरो पे जाकर के खत्म होगी. तो जीरो को हम बोल सकते हैं द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन in the quantum field, in the sound of silence, which is not different from the sound of silence. Like a drop in the ocean is not different from the ocean. So it has to exhibit the qualities of the whole. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंटिफिकली हम धीरे धीरे यहीं तक पहुंच रहे हैं. सर बीच में लाइन का आया था कि मतलब उसको मैं इमेजिन नहीं कर पा रही. मतलब जैसे एक स्पेस को, जैसे एक ओशन हो गया, एक स्पेस हो गया, बट वो लाइन मेरे को समझ नहीं आ रहा उसका क्या है. देखो ध्यान से समझना, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बेस्ड अपॉन जो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कर रहे हो. ऑल्दो आई एम यूजिंग दीज टर्म्स एज एन एग्जांपल, ओशन, बट ओशन इज 3 डायमेंशनल. आई एम टॉकिंग अबाउट अ रियलिटी जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है. इमेजिन करके दिखाओ एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई डायमेंशन नहीं है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, जिसमें कोई मास नहीं है, यानी कोई मैटर नहीं है, यानी खाली है. तो ऑल्दो वी आर यूजिंग द वर्ड लाइन, अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी समझो. जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हो वहीं एक लाइन खींच सकते हो. तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज अ कंप्लीट यूनिवर्स इन इटसेल्फ. और अगर उसके अंदर मेमोरी भी आ जाए तो, और अगर उस लाइन पर इंफिनिट फ्लक्चुएशंस हो तो उसके बीच में जो स्पेस है, एक फ्लक्चुएशन के बीच में और दूसरे फ्लक्चुएशन के बीच में, उसके बीच में जो टाइम लगने वाला है ट्रैवल करने के लिए, इसको हम टाइम बोल रहे हैं, जबकि हो सब कुछ एक ही टाइम पे रहा है. तो दिस स्पेस टाइम इज अ कॉन्सेप्ट.
इट्स लाइक डमरू, अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर एक ट्रायंगल, नीचे एक ट्रायंगल, एक इन्फिनिट फील्ड है जहां पर कुछ फ्लक्चुएशंस है, उसको फ्लक्चुएशंस कह सकते हो, उसको एक्साइटमेंट कह सकते हो, ड्यू टू हीट और ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, या फिर उसको वेव्स कह सकते हो ऑफ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, ऑफ अलग अलग वेवलेंथ्स, लेकिन जो स्पीड है वो सबकी सेम है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने वाला। तो अब उस पॉइंट से जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, इसको देखो एक ऐसी फील्ड, अब मैं जब ऐसे ऐसे कर रहा हूं तब भी एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ऐसे कर रहा हूं तो 3 डायमेंशनल हो रहा है, बट इमेजिन अ स्ट्रक्चर विदाउट एनी डायमेंशंस। इन्फिनिटी का जो साइन होता है उसके बिल्कुल सेंटर में आ जाओ, उस पॉइंट पे आ जाओ, उसको आप फोटोन बोल सकते हो। इसको इमेजिन करना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हमने देखा ही नहीं है। वी आर अवेयर ऑफ 2 डायमेंशनल, वी आर अवेयर ऑफ 3 डायमेंशनल, बट व्हाट इज द रियलिटी विदाउट एनी डायमेंशन? देखो, अब यहां तक तो हमने अभी बात करी इन्फिनिटी की, कि कैसे साइंस आज नहीं तो कल क्वांटम वर्ल्ड में जा करके इस कंक्लूजन तक पहुंचेगी जो हजारों साल से वेदों में और उपनिषद्स में सब जगह कहा जा रहा है। Zero and infinity are 2 sides of the same coin. It's a big statement which I'm making right now. जहां जीरो है वहां अनमैनिफेस्ट में इंफिनिटी पड़ी हुई है, यानी जहां कुछ नहीं है। और अभी एक और एग्जांपल विच इज अमेजिंग, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। क्या ऐसा कोई टाइम है, ऐसी कोई जगह है जहां पर कुछ नहीं होता है? फॉर यू, for these detectors in this particular laboratory, yes, in other laboratories is possible, कि जहां पर वो देखेंगे और देख करके कहेंगे यहां पर कुछ नहीं है। आप बताओ, आपके एक्सपीरियंस में, इज देयर एवर अ पॉइंट, इवन अ पॉइंट फॉर दैट मैटर, कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, जहां पर जीरो हो, यानी कि साइलेंस हो? So the concept of zero is ruled out for you guys. There is no zero, there is no nothingness. There is always something, and that something is infinite. So यहां पर भी द्वैत खत्म हो गया। द्वैत था ना, एक जीरो एक इंफिनिट। हम क्या बोल रहे थे? इंफिनिटी में जीरो है अनमैनिफेस्ट वे में, और जीरो में इंफिनिट है। इसको भी हटा दो, मुझे बताओ जीरो है कहां? जीरो मतलब अननोन, जीरो मतलब जहां कुछ नहीं है, एम्प्टीनेस, वॉइड, साइलेंस, एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशन, एब्सेंस ऑफ अ वेव और अ पार्टिकल। डज इट एग्जिस्ट? अगर एक के लिए है भी, यानी एक पॉइंट पे है, तो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो आकर के उसको गलत प्रूव कर देंगे। बिकॉज इफ यू गो इन डीप स्लीप, देयर आर अदर पॉइंट्स सिटिंग हियर who are awake who will say it's still there. So that point has got resolved in its source. Photon, जो कि एक्चुअल में वेव ही है, क्योंकि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है। ऑब्जर्व क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कोई डिजायर नहीं है, कोई क्रेविंग नहीं है, कोई अवर्जन नहीं है, उसको गहरी नींद बोलते हैं। कोई सपना नहीं है, क्योंकि सपने का ग्राउंड क्या है? वेकिंग और ड्रीमिंग दोनों का जो ग्राउंड है दैट इज desire and fear. When there is no desire, no fear, जैसे ही आप ऐसी स्टेट में पहुंचते हो, यानी जब तक डिजायर होता है कि मुझे नींद आ जाए, नींद नहीं आती है, या कोई टेंशन होती है तो नींद नहीं आती है, कुछ अच्छा होता है तो नींद नहीं आती है, कुछ बुरा होता है तो नींद नहीं आती है। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। जैसे ही वी गेट टायर्ड ऑफ व्हाट? ऑफ अच्छा या बुरा, भाड़ में जाए, नींद आती है आए, ना आती है ना आए, तो क्या गया? थॉट गया ना। थॉट जिसका की ग्राउंड है डिजायर। एंड व्हाट इफ आई से फोटोन इज नथिंग बट अ थॉट? इससे छोटा क्या होगा? इससे सटल क्या होगा? थॉट मेमोरी का वो पिक्सल। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो ध्यान से समझ लेना, इसको इंटरपोलेट मत कर देना। थॉट इन इट्स मैक्रो फॉर्म is basically a bundle of memories put together, but जब उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं,
उसको तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है? एक पिक्सल है, एक डॉट है, थॉट इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, इट रिजॉल्व्स बैक इन कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे देखो, एक क्वांटम फील्ड है, अगेन मैं हाथों से इशारा कर रहा हूं बट उसको एज इट इज मत लेना क्योंकि इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशंस। तो एक ऐसी फील्ड है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, और क्योंकि हम उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, तो हम बोल भी नहीं सकते। इसीलिए लोगों ने कहा कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट समझ तो सकते हैं, और अगर ध्यान से समझ गए तो समझा भी सकते हैं। वो अभी कोशिश चल रही है समझने की और समझाने की। तो साउंड ऑफ साइलेंस को ऐसे देखो जिसमें इन्फिनिट फ्लक्चुएशंस हो रही है, बिकॉज दिस फील्ड इज इन्फिनिट with infinite wavelength. So the concept of time and space does not exist. It exists only in relation to the vibrations in that field. But उस field में space और time कहां है? Can you see that? Infinity में सब कुछ एक साथ हो रहा है, बट अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है, तो उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उस स्पेस के इंटरवल को हम टाइम कहते हैं, और उसको हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलो इसको ऐसे समझो, जस्ट एज एन एग्जांपल, दिस इज दैट फील्ड, और ये मान के चलते हैं इन्फिनिट है, आगे तक इन्फिनिट है। उस इन्फिनिटी में ये अभी कुछ फ्लक्चुएशंस हो रही है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, ये क्या है? अगर एक फ्लक्चुएशन नहीं है तो, एक वाइब्रेशन नहीं है तो, अब वो फील्ड जो सिर्फ यहां तक नहीं है इनफैक्ट यहां वहां का उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहां वहां के कॉन्सेप्ट के लिए डायमेंशंस का होना जरूरी है, तो उसमें एक साथ सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। ये अलग अलग पॉइंट्स हो गए उसी फील्ड में, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने क्या कहा है अपने अलग अलग सेशंस में, या मैंने नहीं, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? सत इज चित एंड चित इज सत। यानी जो साइंस की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी तो हमने सिर्फ मैथमेटिकली देखा कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, अब एक दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं विच इज इवन बिगर देन दैट। क्योंकि अगर उन्होंने वो सॉल्व कर भी लिया कि ये साउंड ऑफ साइलेंस है, कोई इंस्ट्रूमेंट बना भी लिया, तो उसमें भी दिमाग लगाएंगे इसको कैसे यूज करें, इसकी इन्फिनिट पावर्स को और बेटर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो डुअलिटी है वो बनी रहेगी, वो नहीं मिटने वाली, क्योंकि वो उस फील्ड को देखेंगे खुद से अलग। जो साइंटिस्ट है, तो एक साइंटिस्ट हो गया, एक फील्ड हो गई, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे उसको देखा जा रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो उस फील्ड में से उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर उसको यूज करने के तरीके निकालेंगे, उसकी कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, और ये देखेंगे कि कैसे हमको एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां पे कि इन्फिनिट एनर्जी हो। बट कॉन्शियसनेस क्या है? वो प्रॉब्लम तो वही की वही है ना। अब उस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है दैट वी आर ऑल कॉन्शियस एट दिस वेरी मोमेंट। अभी कॉन्शियसनेस क्या है? एक ऐसी लाइन है विच हैज गॉट नो डायमेंशंस, बट उसकी वेवलेंथ इन्फिनिट है, जहां पे एक पॉइंट पे आपका बचपन है, एक अभी है, एक आगे बुढ़ापा है। ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये हमारे लिए समझ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर वो फील्ड इन्फिनिट है तो अलग अलग कैसे हो सकता है? इसीलिए टाइम ट्रैवल की बात करी जा रही है। इफ समथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। बट मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है। अरे अगर चले भी गए पीछे तो क्या कर लोगे, मुझे ये समझाओ। 1000 साल पीछे कुछ बहुत अच्छा हो रहा था क्या? और पीछे चले गए डायनासोर के युग में, तो क्या मिल जाएगा आपको वहां पे जाकर के? तो साइंस इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस फील्ड। बट मैंने क्या कहा, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? जो है जैसा है उसको वैसा देखना है। नाउ कम्स द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस फील्ड जो हम सबका एक्सपीरियंस है? व्हाट इज साउंड ऑफ साइलेंस? साउंड ऑफ साइलेंस में ये अलग अलग पॉइंट्स है ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन पॉइंट्स को आप चाहो तो थॉट बोल सकते हो। अभी आप कैसे देख रहे हो, यानी अभी इस वक्त ये कॉन्शियसनेस कैसे काम कर रही है? अपनी आंखों को देखो विंडोज की तरह, उस विंडो के थ्रू
जो देखना चल रहा है, सीइंग, दैट इज कॉन्शियसनेस, बट देयर इज नो सेपरेट सीयर। ये इल्यूजन तो हम बहुत पहले ही तोड़ चुके हैं, अगर मेरे को ध्यान से सुना होगा तो अब तक टूट गई होगी, कि देयर आर नो डिफरेंट सीयर्स इन आर डिफरेंट बॉडीज। तो जहां जा करके स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाती है उसको तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, अब हम काफी आगे हैं इस वक्त। देख पा रहे हो ना? तो ये अलग अलग पॉइंट्स तो है। पॉइंट किस में है? साउंड ऑफ साइलेंस में, या उस इंफिनिट लाइन में, जिसको मैं लाइन तो बोल रहा हूं, बट लाइन इज 2 डायमेंशनल, बट इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस, तो टेक्निकली वी कैन नॉट कॉल इट अ लाइन, एंड व्हेन इट इज नॉट अ लाइन तो वी कैन नॉट इवन कॉल इट इन्फिनिट। इसीलिए कहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोग पास्ट में हुए ऋषि मुनि जिन्होंने कहा ये जो जगत है ये बिल्कुल एक सपने के जैसा है। सपने में दिखता सब कुछ है, होता क्या है? तो अभी एक तरीका आपके पास में ये है, आंखों के थ्रू देखो। अब आंखों के थ्रू सीइंग चल रही है, देखना चल रहा है। इसको आप चाहो तो दृष्टा बोल सकते हो। अगर दृष्टा बोलोगे इस सेंस में कि दृष्टा सब में एक है तब तो ठीक है, बट अगर बोलोगे मैं दृष्टा हूं तो गड़बड़ हो गई। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो दृष्टा, देयर इज दृष्टि। अगर बोलते हैं आई एम दृष्टि, दैट इज फाइन, नॉट एज ए नेम दृष्टि। इवन मेल्स आर दृष्टि फॉर दैट मैटर, फंडामेंटली फ्रॉम द कॉन्शियसनेस स्टैंड पॉइंट। यहां पर कोई ना तो मैटर है ना कोई लाइट है, यहां पर वाइब्रेशंस है। उन वाइब्रेशंस को आप परसीव कर रहे हो अपने अपने डिटेक्टर्स के थ्रू, और उसको अलग अलग तरीके से ब्रेन में इंटरप्रेट कर रहे हो कि यहां पर ये है, यहां पर वो है, वहां पर वो है। उसके एक छोटे से फ्रेगमेंट को देख करके आप इंटरप्रेट कर रहे हो। तो अगर आंखों के थ्रू आप देखो तो सही, बट उसकी ब्रेन में कोई रिकॉर्डिंग ना हो, तो इज देयर अ सेपरेशन बिटवीन सीइंग एंड सीन एंड सीयर? सर जब मैं दृष्टि के थ्रू कुछ समझने लगती हूँ तो वहां पर तो दृष्टा आ जा रहा है ना। देयर इज नो दृष्टा। अगर आप ध्यान से समझोगे, देयर इज ओनली दृष्टि, इन द सेंस देयर इज सीइंग, देयर इज साइट, एंड साइट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द वेव फंक्शन ऑफ लाइट। दैट साइट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी वीडियो में कहा था देयर इज साउंड देयर इज लिसनिंग, बट जब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारी साउंड्स हैं, आप कुछ एनकाउंटर कर रहे हो, मैं कुछ एनकाउंटर कर रही हूँ, तो जो मैं एनकाउंटर कर रही हूँ वहां पर लिसनर आया उसको एनकाउंटर करने के लिए या नहीं? There is absolutely no listener. The listener that you are referring to is thought, is memory of the previous sound. At the moment when there is listening, there is no separation between listener, listening and sound. ये separation बाद में क्रिएट होता है जब थॉट इंटरफेयर करता है और थॉट आकर के बोलता है मैंने सुना, या तो बोलता है मैं सुन रहा हूं, या फिर बोलता है ये आवाज क्या है। उसको आप लिसनर रेफर कर रहे हो, बट दैट इज नथिंग बट मेमोरी ऑफ द साउंड और साउंड ऑफ साइलेंस, जिसकी बेस पे आप बोल रहे हो कि मैं सुन रही हूं। बट उसको आप क्वेश्चन करोगे तो मेमोरी तो है, साउंड भी थी। अगर किसी और साउंड की बात करोगे तो साउंड ऑफ साइलेंस तो वहां पे तो थी है का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दैट ऑलवेज इज। तो सर ये लिसनिंग और कॉन्शियसनेस साथ साथ चलता है? लिसनिंग इज कॉन्शियसनेस। हाउ कैन वी नो दैट सर? कॉन्शियसनेस को बड़ा सिंपल तरीके से देखो। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? यू आर कॉन्शियस आई एम कॉन्शियस। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आई एम अवेयर। व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस ऑफ साउंड, awareness of sound of silence, awareness of a vibration, awareness of sight, awareness of smell, awareness of memory. तो ये जो अवेयरनेस है इसी को तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लोग अलग अलग टर्म्स यूज करके खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अवेयरनेस कहो, कॉन्शियसनेस कहो, डजंट मैटर। तो एक है कॉन्शियसनेस ऑफ साउंड जिसको हम लिसनिंग बोलते हैं। व्हाई आर वी गेटिंग एंटैंगल्ड इन वर्ड्स? वर्ड्स को छोड़ दो, एज इट इज देखो। सीइंग इज कॉन्शियसनेस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लिसनिंग इज कॉन्शियसनेस, स्मेलिंग इज कॉन्शियसनेस। अब व्हाट इज कॉन्शियसनेस? पता लगना। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान होना। अब ज्ञान मतलब नॉट नॉलेज फॉर दैट मैटर। ज्ञान के दो मतलब होते हैं संस्कृत में। एक है ज्ञान,
इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म जिसमें एक्सपीरियंस भी आ जाता है, नॉलेज भी आ जाती है, मेमोरी भी आ जाती है, और जो इंफॉर्मेशन अंदर स्टोर्ड है वो भी आ जाता है। बट यहां पर जिस कॉन्टेक्स्ट में रेफर किया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंतम मतलब इंफिनिट नेचर ऑफ रियलिटी, सत्यम मतलब वो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, यानी वो क्वांटम फील्ड है, अभी साइंस की पकड़ में नहीं है कोई बात नहीं, बट वो है, हमारी पकड़ में है। ज्ञानम, वो सत्यम ही ज्ञान स्वरूप है। जैसे फायर में हीट इज द वेरी नेचर ऑफ फायर, ऐसे ही सत्यम इज ज्ञानम, ज्ञानम मतलब क्या, ज्ञान हो रहा है। अब इसको 3 लेवल पे देख सकते हो, एक प्लांट्स के लेवल पे देख लो। आपको क्या लगता है प्लांट्स को ज्ञान नहीं हो रहा है? द मोस्ट एप्ट वे ऑफ सेइंग इट इज आई डोंट नो, बिकॉज ज्ञान बाय इट्स वेरी नेचर इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसीलिए साइंस वहां पे अटकी पड़ी है। कोई ऑब्जेक्ट होता तो उसको पकड़ लेते, कॉन्शियसनेस को भी ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं। वो कॉन्शियसनेस को कैसे देखते हैं, जब कोई रिएक्शन होता है तो कहते हैं हाँ इसमें कॉन्शियसनेस है। यानी कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जब उनके लिए कोई थ्रेट होता है तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसमें पॉइजन होता है, तो वो क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस है। अरे दैट इज रिएक्शन, नॉट कॉन्शियसनेस। ऐसे चलती फिरती तो गाड़ी भी है। अब अगर उसमें हम एआई को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो गाड़ी अपने आप चलेगी, यानी कोई सामने आएगा तो वो रुक जाएगी, एक्सीडेंट होगा तो अपने आप एयरबैग बाहर आ जाएंगे, तो ये सब अपने आप होगा, बट इट इज नॉट कॉन्शियस। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस कैन ओनली बी स्पोकन ऑफ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो आप सिर्फ अपने बारे में बोल सकते हो कि मैं कॉन्शियस हूं या नहीं हूं। यू कैन नॉट टॉक अबाउट द प्लांट्स कि वो कॉन्शियस है या नहीं है, या अगर है भी तो किस डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। जैसे सेंस ऑफ स्मेल हमारा अलग है, डॉग्स का अलग है, ऐसे ही प्लांट्स के लिए अगर वहां पर लिसनिंग को हटा देते हैं क्योंकि कान नहीं है, बट फीलिंग को और ब्रीदिंग को पकड़ लेते हैं, फीलिंग को पकड़ लेते हैं, तो अगर एट द लेवल ऑफ फीलिंग दे कैन फील समथिंग, बट देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द फीलिंग एंड द फेल्ट, इट्स वन एंड द सेम। कैन यू सी दैट? ये नहीं आया, ठीक है। अभी हम अपनी बात करते हैं, प्लांट से हट करके हम खुद पे आते हैं। अगर हम एक बार को भूल जाए कि हमारे पास में ब्रेन है जिसमें मेमोरी स्टोर होती है और वो एक्टिवेट होती है, थॉट, थिंकिंग, माइंड, इस सबको भूल जाते हैं। सिंपल देखते हैं, 5 सेंसेस के थ्रू आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो। मान लो आप सुन तो रहे हो लेकिन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू आर लिसनिंग, तो क्या कहेंगे आप, कॉन्शियस हो या नहीं हो? नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। आप ध्यान से सुनो मैंने क्या बोल दिया है। देयर इज नो सेपरेशन। इन अदर वर्ड्स, अगर साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना चल रहा है बट ये थॉट नहीं है, किसका? या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। दो ही थॉट होते हैं ना। या तो थॉट हो सकता है कि मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रही हूं, या हो सकता है ये साउंड ऑफ साइलेंस है। दोनों ही थॉट है। जब ये थॉट नहीं होता है, और ये थॉट क्या होता है, या तो क्रेविंग होती है या एवर्जन होता है। किसी तरह की कोई क्रेविंग होगी, मेरी बातें सुन करके साउंड ऑफ साइलेंस, अटैचमेंट हो गई, चलो सुनते हैं, तो डिवीजन क्रिएट हो गया, अच्छा लग रहा है किसे, मुझे। अभी मैं किसको सुन रही हूं, साउंड ऑफ साइलेंस को। बट इफ देयर इज नो क्रेविंग, देयर इज नो एवर्जन। एवर्जन किसके अंदर हो सकती है? जिसने किसी डॉक्टर से सुन लिया टेनाइटस है, तो उसके अंदर एवर्जन है, यार क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए, बंद हो जाए, तो उसके एक्सपीरियंस में क्या है, साउंड ऑफ साइलेंस है। और एक पर्सन है हु इज एग्रेवेटेड, हु इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस, और एक है जो खुश हो रहा है, शांत महसूस कर रहा है एंड ऑल दैट। दोनों ही क्या है, थॉट है। तो अगर साउंड ऑफ साइलेंस और लिसनिंग के बीच में कोई थॉट ना हो, प्लस उसकी कोई मेमोरी स्टोर ना हो, तो उसको आप क्या कहोगे? दैट इज कॉन्शियसनेस ओनली माइनस द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इन अदर वर्ड्स, देखो ध्यान से सुनो, अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हो बिना किसी मोटिव के, बिना किसी डिजायर के, बिना किसी फियर के, तो सुनते सुनते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे थॉट दैट यू आर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ साइलेंस, I am listening to the sound of silence is a thought. I don't want to listen to the sound of silence is also a thought. When this thought is not there, तो sound of silence कहाँ है और उसको सुनना कहाँ है? Sir, when you are one with the thing.
उस समय साउंड ऑफ साइलेंस और कॉन्शियसनेस के बीच में कोई एक्चुअल सेपरेशन नहीं है। तो ये सेपरेशन क्रिएट कैसे होता है? थॉट से। थॉट, उस थॉट को आप बोलते हो मैं, तो आप बीच में आकर के एक सेपरेशन क्रिएट करते हो सीयर और सीन में, साउंड में और लिसनिंग में, और बोलते हो मैं सुन रहा हूं। ये मैं क्या है अगर एक थॉट नहीं है? विच इज मेमोरी माइनस मेमोरी, वेयर इज दिस सेपरेशन? मेमोरी including but not limited to your conscious and unconscious memory. So that could be unconscious. आप कहोगे मैं अभी कॉन्शियसली तो नहीं सुन रही साउंड ऑफ साइलेंस को, फिर भी आ रही है। अरे तो अभ्यास हो गया ना। जैसे हमारे साथ होता है कि अपने घर से निकले, ऑफिस पहुंच गए गाड़ी चलाते हुए, पता ही नहीं चला, तो इट्स नॉट इन योर कॉन्शियस रेल्म। बट अगर वो कॉन्शियस में नहीं होता तो गाड़ी चलती कैसे? तो सब कुछ अपने आप हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, नाउ व्हाट इज थॉट? थॉट इज द सटलेस्ट पॉसिबल फ्लक्चुएशन इन कॉन्शियसनेस, इन द साउंड ऑफ साइलेंस, which has got no mass, just like photon, the subtlest matter in this universe. तो जब हम तुरीय स्टेट में होते हैं, जो ना तो जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, यानी ना तो वो वेकिंग है, ना ड्रीमिंग है, ना डीप स्लीप है, तुरीय, ना हम जागे हुए हैं क्योंकि ये सेंसेस के थ्रू नहीं है, ना हम सपना देख रहे हैं क्योंकि ये मेमोरी के थ्रू नहीं है, ना हम सोए हुए हैं क्योंकि हम जागे हुए हैं। तो इसको बोलते हैं तुरीय। तो इसकी जो मेमोरी है उसकी कोई फॉर्म नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी डिफिकल्ट अगर अभी आप अवेयर नहीं हो तो पूरी तरह से। अगर अवेयर हो और मेरे साथ साथ में देख लिया तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखोगे। जो सेंसेस के थ्रू हमको एक्सपीरियंस होता है उसके थॉट कैसे होते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत विविड होते हैं, उसमें बहुत कुछ एक साथ होता है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं अपनी मदर के बारे में सोचिए, तो ये थॉट सिर्फ एक थॉट नहीं है, इसमें साथ में नाम भी है, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सारे इमोशंस हैं, सारी मेमोरीज हैं, पूरा का पूरा पास्ट है। आपकी सारी मेमोरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है उस थॉट से। विदाउट द सबकॉन्शियस मेमोरी ऑफ लैंग्वेज, वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मदर इन योर माइंड? टेल मी। अब ये लैंग्वेज की मेमोरी कहां से आई? बचपन में एक्वायर करी। इसको आप बोल सकते हो सबकॉन्शियस, बिकॉज कॉन्शियसली वी आर नॉट थिंकिंग बट वी आर स्पीकिंग। और जागते हुए क्या, हम तो सोते हुए भी बोलते हैं। तो सुना मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। What is the subtlest possible matter in this entire universe which is closest to the reality, the fundamental nature of this universe, जिसको हम reality बोल रहे हैं, जिसको हम sound of silence बोल रहे हैं, उसके सबसे पास क्या है? ध्यान से सुनना। एक है thought which is connected with all other thoughts, feelings, emotions, sensations, positive, negative, अच्छा बुरा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सब कुछ देखने में आपको लगता है एक थॉट, बट उस एक थॉट के साथ में इट्स लाइक अ वेब, सब कुछ जुड़ा हुआ है। यानी द थॉट ऑफ योर मदर इज नॉट जस्ट द थॉट ऑफ योर मदर, इट्स ऑल गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर मदर एज वेल एज योर फादर, एज वेल एज यू एज डॉटर और सन, एंड ऑल द अदर रोल्स विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो पूरा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही वो हो जाता है, इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं इस क्वांटम फील्ड में, जिस वजह से आप खुद को नहीं देख पाते हो। जो आप हो उसको एज इट इज नहीं देख पाते हो। इसीलिए दुनिया की सारी मेडिटेशन इसीलिए है कि थॉट्स का जो फ्लो है उसको कम किया जाए थ्रू डिफरेंट मीन्स, जिससे कि एक ऐसी लेक जिसमें बहुत सारी वेव्स उठ रही है, जब वो उठनी बंद हो जाती है तो जो होता है वो नजर आ जाता है। आपको अपना चेहरा नजर आ जाता है, यानी साउंड ऑफ साइलेंस नजर आ जाती है। अब देखो क्या होता है, आपके जितने डिजायर्स हैं, फियर्स हैं, वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं जाने अनजाने। एक थॉट के साथ में सब कुछ कनेक्टेड है। आपका साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल प्रेजेंट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर, योर ड्रीम्स, योर वेकफुल स्टेट, योर एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, सब कुछ
कनेक्टेड है। कब? वेकिंग में। ऐसे ही ड्रीम में हो रहा है। साइकोलॉजिकल पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इमेजिनेशंस, डिजायर्स, क्रेविंग्स, एवर्जन्स, फियर्स। तो देयर इज नेवर अ सिंगल थॉट, देयर इज मेमोरी। तो जहां हमने इन आंखों को खोला तो हमारी मेमोरी एक्टिवेट हो गई, और जब मेमोरी एक्टिवेट होती है तो लगता है कि इन आइसोलेशन है, बट इन आइसोलेशन कुछ नहीं होता है। जैसे एक पेड़ को देखते हो तो आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ पेड़ के बारे में सोच रही हूं। अच्छा, पेड़ हरा है, हरे का थॉट कहां से आया? पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं, ये हवा अच्छी है, ये बुरी है, ये सब क्या है? मेरे घर में भी एक पेड़ था, ये पेड़ मुझे उसकी याद दिला रहा है। ऐसा होता है नहीं होता है? कहीं भी नई जगह भी जाते हो तो एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हो कि अरे ये जगह तो उसकी जैसी नहीं है, नहीं उसके जैसी नहीं है, बट दिस इज थॉट। एज इट इज कैसे देखते हैं बिना थॉट के, वो तो हमें आता ही नहीं है। अब देखो इस फोर्थ स्टेट में क्या हो रहा है, जिसको तुरिया बोलते हैं, इन दिस फोर्थ डायमेंशन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। थॉट इन इट्स सटलेस्ट पॉसिबल फॉर्म, जैसे कि लाइट इन इट्स वेव फॉर्म और फोटोन इन इट्स मटेरियल फॉर्म, दोनों ही मासलेस है, दोनों में डायमेंशंस नहीं है, दोनों में ही कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्वालिटी दोनों की सेम है। टिल द टाइम यू थिंक दैट द साउंड ऑफ साइलेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मी, एक मैं हूं जो कि साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहा हूं या सुन रही हूं, तब तक तो दैट एंटायर बैगेज ऑफ मेमोरी इज एक्टिवेटेड। फिर साउंड ऑफ साइलेंस को सुनकर के आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। इन अदर वर्ड्स, यू आर इन दैट सेम रिवर ऑफ मेमोरीज जहां पहले बह रहे थे। तो साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बट द डे यू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट देयर, लिसनिंग इज देयर, कॉन्शियसनेस इज देयर, साउंड ऑफ साइलेंस इज देयर, इसमें करना कुछ भी नहीं है। एफर्ट गया, थॉट गया, क्या बचा रह गया? मैं ही साउंड ऑफ साइलेंस हूं। अब करने को क्या रह गया? लाइफ कहां है, डेथ कहां है? थॉट ऑपोजिट में काम करता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खुशी कहां है, दुख कहां है, करने को क्या है, ना करने को क्या है? इफ आई एम द साउंड ऑफ साइलेंस, सो थॉट इज लाइक अ फोटोन इन द साउंड ऑफ साइलेंस। इस थॉट को आप देखो एक पॉइंट की तरह इन दिस infinite sea of consciousness, which is not different from consciousness, because इस थॉट के भी कोई गुण नहीं है, जैसे आत्मा के, ब्रह्मन के कोई गुण नहीं है। जैसे वो निर्गुण, ऐसे ये थॉट निर्गुण। ये थॉट, कैन यू सी दैट? अगर ये थॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है तो, इन अदर वर्ड्स, if you are that, then there is no thought. But there is still a separation, just for the separation sake. जैसे खुद को शीशे में देखते हैं, तो this thought is like a mirror. जैसे टेलीविजन पे एक मूवी चल रही है, एक इन्फिनिट लॉन्ग मूवी को आप बोल सकते हो माइंड, थॉट। उस मूवी को ब्रेक डाउन करो, एक सेकंड पे आ जाओ, उस एक सेकंड को देखो कितने पिक्सल्स हैं वहां पे, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं, उस एक पिक्सल पे आ जाओ, उस एक पिक्सल का कोई एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा वहां पर, ना कोई कलर है, ना कोई फॉर्म है, ये पिक्सल वो थॉट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एग्जिस्टेंस, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां पर जो थॉट है वो एब्सोल्युटली क्लियर है, जिसके थ्रू ये जो रियलिटी है वो ट्रांसमिट हो रही है। तो इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट वॉल जिसके आर पार ये वेव बह रही है। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जब हम ये जान जाते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं आई एम दैट, आई मतलब सिर्फ मैं नहीं, यू आर दैट, वी आर दैट, तो एक क्रेविंग और एवर्जन खत्म हो जाता है खुद को जानने का। जैसे आप दिन में कितनी बार शीशा देखते हो ये चेक करने के लिए कि मैं हूं या नहीं हूं। हाँ, ये चेक करने के लिए देख सकते हो कि मैं खूबसूरत हूं, बदसूरत हूं, मेकअप कैसा है, बाल कैसे हैं, बट इमेजिन करो आप
जो खुद को समझते थे, आपको समझ आ गया मैं वो नहीं हूँ, आप फॉर्मलेस हो, डायमेंशनलेस हो, इन्फिनिट हो, आपके कोई गुण नहीं है, निर्गुण भी नहीं है। निर्गुण इज ऑपोजिट ऑफ गुण, तो देखने को कुछ है ही नहीं। तो शुरू शुरू में जब आपको ये बात समझ आती है तो आपके अंदर डिजायर उठता है। एक बार साउंड ऑफ साइलेंस को सुनता हूँ, कब तक है डिजायर? जब तक समझ नहीं आया है कि आप ही वो हो। जिस दिन समझ आ गया ये डिजायर कम होने लग जाएगा, एक दिन ये डिजायर पूरी तरह से मिट जाएगा। ये डिजायर क्या है? थॉट है। तो जब ये पूरी तरह से मिट जाएगा तो यू स्टिल हैव एक्सेस टू मेमोरी। तो विद दिस जस्ट वन थॉट विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिवर ऑफ मेमोरीज, उस रिवर से बाहर निकल आए आप। उस रिवर में ही पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी बह रही है, उसी को भवसागर कहते हैं। तो आप भवसागर के बाहर हो, तो प्लेफुली आपको हर जगह अपना चेहरा नजर आ जाता है, बट उससे रिलेटेड कोई क्रेविंग और एवर्जन नहीं होती है, तो चेहरा दिखता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है। यानी साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस होता है, चला जाता है। ना उसके होने से फर्क पड़ता है, ना होने से फर्क पड़ता है। जैसे अब आपको खुद का चेहरा, खुद को जान लेने के बाद, चाहे शीशे में दिखे या ना दिखे, डजंट मैटर। आपको ये तो नहीं चेक करना पड़ेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। तो दिस इज द सटलेस्ट थॉट, सटलेस्ट नॉन मटीरियल मैटर, subtlest particle which is nothing but wave with the same properties as wave in the smallest possible form। उसको आप चाहे तो जीरो बोल सकते हो, चाहे तो इन्फिनिट बोल सकते हो। थॉट ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस के थ्रू आप खुद को देखते हो, धीरे धीरे ये थॉट भी डिसॉल्व हो जाता है। देन देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द साउंड ऑफ साइलेंस एंड द लिसनिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। Having said that, playfully अगर आप ये करना चाहो तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। खेल है, जब चाहे खेल सकते हो। खुद को देखा लेकिन गलत फहमी के साथ नहीं। जैसे जब पंछी शीशे में देखता है तो उसको कोई और नजर आता है, जैसे एक अज्ञानी के साथ होता है। और ज्ञानी जब एक खुद को शीशे में देखता है उसकी नजर अलग है। तो साउंड ऑफ साइलेंस, which is consciousness, is looking at itself through a point in itself, the infinite nature of itself in the point which appears to be finite, but it is infinite, because that's the very nature of consciousness। देखने में छोटा लगता है, छोटा है नहीं। Can you see that? Is your point in consciousness small? अरे आप लाइट ईयर्स दूर जो तारे हैं उनको देख सकते हो, सो पॉइंट छोटा कैसे हुआ? सो पॉइंट भी पूर्ण है। एवरी पॉइंट इन दिस इंफिनिट स्ट्रेट लाइन विच हैज गॉट नो डायमेंशंस इज पूर्ण। पूर्ण में से अपूर्ण निकल कैसे सकता है? तो अब आप चाहे इस दुनिया में कहीं पर देख रहे हो, इस विंडो के थ्रू, वो भी पूर्ण है। मेमोरी को देख रहे हो, वो भी पूर्ण है। गहरी नींद में हो, वो भी पूर्ण है। थॉट के होने से या ना होने से, मेरे होने या ना होने पे क्या फर्क पड़ता है? या फिर प्लेफुली इन द फोर्थ डायमेंशन, तुरिया, वहां पर खुद ही को जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, वो भी पूर्ण है।